नमस्कार, एचएनएन पर देख रहे हैं आप कब बदलेगी तस्वीर। आपदा की दृष्टि से नैनीताल आज भी संवेदनशील है। जिले के कई गांव आज भी आपदा की चपेट में। ऐसा एक गांव है खोपी, जो भूस्खलन के चलते आज खतरे की जद में है, जिससे गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। जो नए नए मकान बने हैं उनमें तक दरारें आ चुकी है। सन 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, उस समय शासन प्रशासन वगैरह काफ़ी सारे अधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जो हमारा नीचे नाला है उसमें ट्रीटमेंट के लिए कहा था। ट्रीटमेंट में मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी मतलब इतना आ रहा है कि 7-10 साल मकान टूटते जा रहे हैं। काफ़ी दरारें, मकानों के जो पिलर हैं वो मतलब तिरछे हो गए हैं। मतलब कभी भी अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो शायद पूरा गाँव ही नीचे को चले जाए। खोपी में जब बारिश होती है तो हमको नींद नहीं आती है रात भर, डर के मारे कि कहीं मकान ना धंस जाए, और नींद भी नहीं आती है, जागे रहना पड़ता है। इसीलिए बहुत डर के सहारे रह रहे हैं हम लोग। रात में आ रहे हैं, बारिश में बाहर खड़े हो रहे हैं, ये वजह से तबीयत भी खराब हो रही है हमारी। भीग जा रहे हैं बाहर से, और कब गिर जाए सोच रहे हैं मकान। कितने कई वर्षों से जो नीचे ये नाला चल रहा है, इसकी वजह से भूकटान हो रहा है, और जिससे हमारे गांव के कई वासियों प्रभावित हो रहे हैं। कई ज़मीनें लोगों की बह गई हैं और मकानों में दरार पड़ गई है। कुछ लोगों को तो अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। तो कई परेशानियां यहाँ पे उठानी पड़ रही है, और अब तो समय इतना हो गया है कि शासन प्रशासन अब जा कर के हमारी पूरी मदद कर रहा है। आज ही हमारे एसडीएम साहब का यहाँ पे एक निरीक्षण था सिंचाई विभाग के साथ, और उन्होंने पूरे गांव में निरीक्षण किया है, और हमें उम्मीद है। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में इसका निरीक्षण किया गया था, और इसमें हमने पूरा गांव का भी चेक किया है, और दूर से भी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया है। इसका भूगर्भ सर्वे पूरे में हो चुका है। जैसे कि सभी लोगों को याद भी है कि पूर्व में 2011 से इस गाँव में लैंडस्लाइड होने लग गया था। उससे गाँव के कोई नीचे कुछ पोर्सन से को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी भी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का, तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे खाली नहीं है, ऐसे जो भवन स्वामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। और तत्कालिक तौर से हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो इसका एस्टीमेट तात्कालिक रूप से क्या इसका रोकथाम कैसे हो सकता है, उसका एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। जब इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी भी होती है। हमारे संवाददाता सुनील बोरा ने ये खबर आप तक पहुंचाई, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी वो जुड़े हुए हैं। सुनील, जो खोपी गांव है, सबसे पहले तो ये भी बताइएगा कि यहाँ की संख्या कितनी है, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, और मौजूदा स्थिति क्या है। मानसून का सीजन चल रहा है, मौजूदा स्थिति क्या है वहाँ पर, गाँव की किस तरीके से भूस्खलन वहाँ पर जो हुआ है उसकी स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा परिवार इस जगह पे रहते हैं। और अगर बात करें जो ये स्थिति है, स्थिति 2011 की जो आपदा आई थी, 2013 की आपदा से पहले जो 2011 की आपदा थी, उसमें कोसी नदी में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, लेकिन उस आपदा के चलते ये आपदा थोड़ा कम हाईलाइट हो पाई थी उस टाइम से। और तभी से मैं इस पूरे मामले को कवर करते आया हूँ। तब भी स्थिति बद से बदतर थी। उस समय की बात करें तो पूरे मकानों में दरार आ गई थी। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से विस्थापित भागना पड़ा था, और रात को अगर तेज बारिश होती तो यकीनन इन लोगों को अपने घर से बाहर निकलना पड़ता होगा, क्योंकि जो मकान है उसमें जो दरारें, जैसे आप कह सकते हैं दूसरी मत में जिस तरीके की दरारें पड़ रही है, उसी तरीके की स्थिति यहाँ पे है। और जो भू कटाव की बात कर रहे हैं तो कई नाली जमीन गाँव वालों की बह चुकी है इसमें। जी सुनील, आप बता रहे हैं 2011 में यहाँ पर आपदा आई थी, 2000 यानी कि हम कह सकते 13 साल हो गए। इन 13 सालों में क्या कोई प्रयास नहीं किया गया? हालांकि जो इसका कारण बताया जाता है, एक इसमें पाइप का एक नाला है, और नाले से ये भूकटाव होता है, जिसके चलते जमीन उस नाले के जो प्रेशर से ये जमीन कट रही है। हालांकि हर बार इसके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसा आता है, और वो नाले के साइड की दीवार तैयार कर दी जाती है, और कहीं ना कहीं वो अगले बरसात आने तक वो दीवार ढह जाती है, और स्थिति जस की तस रह जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। ऊपर जो नेशनल हाईवे है, अगर 11 की बात करें तो वो जो नेशनल हाईवे था वो पूरी तरह फट चुका था। वो उसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें थी कि लग रहा था कि वो रोड शायद ठीक नहीं हो पाएगी।
लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो थोड़ा अभी फिलहाल ठीक है। लेकिन अभी इस ग्राम को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो की जानी चाहिए। जी ठीक है सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदीप त्यागी जो ग्रामीण हैं खोपी गांव के, वो जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है HNN पर। सवाल आपसे ये है कि आप लोग किस दहशत में अभी भी जी रहे हैं? 2011 की आपदा के बाद 13 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन वहां पर नहीं निकाला गया आप लोगों के लिए। इस वक्त तो मानसून सीजन चल रहा है, प्रदेश में विभिन्न जगह आपदाएं आई हुई हैं। जी नमस्कार सर। जी हेलो जी, अपनी बात रखिए प्रदीप जी। हाँ, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। अब बात रखिए। जी, हम लोग सर कई 12-13 साल से ऐसे ही जूझ रहे हैं जी। बहुत दहशत में हम लोग जीते हैं, क्योंकि हमारे जो नाला पाइंस वाला जो नाला जाता है हमारे गांव के बीच से होते हुए जाता है भूमेधार और खूपी से। तो वो नाला जो है कि खूपी की तरफ को कटाव करता है, और इस साल तो उस नाले ने विकराल रूप ले लिया और वो भूमेधार की तरफ भी कटाव कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सर उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई हमारे यहाँ पर कई विधायक भी विजिट कर चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी विजिट कर चुके हैं। इस बार जो है नैनीताल हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर हैं रावत सर, तो उन्होंने भी विजिट किया। तो इसके बाद ही थोड़ा सा ये बात आगे चली है। तो हमें चाहते हैं कि गांव वालों के जो दहशत में जो लोग जी रहे हैं उससे थोड़ा राहत मिल जाए और उस नाले का ट्रीटमेंट हो जाए। आपने ठीक कहा। अच्छा, आपने कहा कि जो कुमाऊं कमिश्नर हैं दीपक रावत, उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया। नैनीताल की विधायक हैं सरिता, निरीक्षण किया, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विधायक भी भाजपा की हैं आपकी। तो जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसके बाद लगता है कि काम आगे बढ़ पाएगा, आप लोगों की कुछ परेशानियां कम हो पाएंगी? सर हम तो चाहते हैं कि परेशानियां कम हो, क्योंकि हमारी जो विधायक है, वर्तमान विधायक जो आज बीजेपी से है, पहले भी विधायक रह चुकी हैं। तो वो कांग्रेस की जब थी तब भी विधायक रह चुकी है, तब भी हमने उनके सामने ये बात रखी थी, क्योंकि उनका अपना भी गांव है सर वो। अच्छा। तो हमेशा ही हमें एक बात सुनने को मिली है कि इस पे काम चल रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। ये बड़ी बात है कि जिस गांव का हम जिक्र कर रहे हैं खोपी का, वो खुद विधायक का भी गांव है, लेकिन काम नहीं हो पाया। आजकल आप लोगों को कितनी दिक्कत है वहाँ पर? इस तरह की खबरें भी आई कि कई लोगों ने तो वहाँ से पलायन कर दिया, मजबूर थे, वो अपना गांव छोड़ के चले गए कि कैसे रहेंगे इस डर के साए में। सर ऐसा है, जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, जो नाले की तरफ है, उनके घर जो टूट चुके हैं, कुछ लोगों ने तो अपना पलायन कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने अपना घर दूसरी जगह बना लिया था, तो वहाँ चले गए। कुछ लोग कहीं किराए पर रह रहे हैं सर 3-4 सालों से, और बाकी लोग वहीं पर रह रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है और वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है कि कहीं जा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी, आपने अपनी बात रखी, आपने बताई कि किस तरीके की समस्या है और इस समस्या पर आप लोग आश्वस्त हैं कि कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया, HNN के साथ आप जुड़े हैं। तो लगातार आज हम एक ऐसे गांव की तस्वीर आपको बता रहे हैं। इसी तरीके की घटना अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र के जोशीमठ में हुई, जहां उस वक्त पूरे देश में उस घटना का जिक्र हुआ। लेकिन 2011 में खोपी गांव में, नैनीताल में जिस तरीके से भूस्खलन हुआ था, उसके बाद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। और यही वजह कि 13 साल बाद भी कुछ यहाँ पर परमानेंट इन लोगों के लिए क्या तो विस्थापन होता है या इस गांव का कुछ ट्रीटमेंट होता है, जो नाला यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ब्रिजलाल जुड़ गए हैं, जो कि खोपी के ही रहने वाले हैं। ब्रिजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। ब्रिजलाल जी, जो दिक्कतें आप लोगों की, वो किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर बढ़ गई हैं? आजकल जो मौजूदा ताज़ा हालात हैं वो क्या हैं गांव के? सर ऐसा है, ये जो पाइंस वाला नाला है ना सर जी, ये बहुत विकराल रूप ले लेता था, बरसात में ले लेता, तो नीचे से कटान होता है। कटान होने से ये जितना नीचे कटता रहता है उतना ये बैठते रहता है नीचे। वो ऊपर से बिल्कुल रोड है, रोड में लोड की हुआ, गाड़ियों का लोड हुआ, ये सब मेन रोड है, हाईवे है ये जी। तो जगह जगह नीचे नाले के सभी चीजें भी हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उनके तो मकान भी टूट गए, कुछ लोग चले गए यहाँ से। कितने परिवार हैं यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा खतरे की जद में आ गए हैं? खतरा तो पूरा उसमें है, जिसको मेन नीचे नाले के पास जो उसके करीब है उन लोगों को ज्यादा खतरा है। जी, उनको बहुत खतरा है, क्योंकि उसमें आपको उनको तो मकान टूट भी चुके हैं बेचारे से। आप कहीं इधर उधर अपना किराए में कहीं भी रह रहे बेचारे, जहाँ भी भोपाली है उधर कहीं भी। तो क्योंकि नैनीताल के नजदीक में सब है ना, रोज यहाँ सब मजदूर ज्यादा है हमारे गाँव में जी।
मजदूरी करने नैनीताल चले जाते हैं। नैनीताल यहाँ से बहुत नजदीक में है, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं अपना, जी जी तो परिवार का पालन पोषण करते हैं। जी जी। तो अब विस्थापन अगर प्रशासन जब भी कहती है विस्थापन कहते तो कितने साल हो गए साहब। हाँ, तो कितने हमको यही जा रहा था कि परिवार कितने हैं खोपी गांव में? परिवार कितने हैं जो ये परिवार में करीब है साहब 200-250 परिवार। 200-250 परिवार है। अच्छा, आप लोगों की मांग विस्थापन की है कि भैया यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हो सकता है? आप लोगों को लगता है कि नहीं विस्थापन ऐसा है साहब, विस्थापन ये पुश्तैनी जमीनें हैं। जी। विस्थापन में तो एक मकान कहीं पर मिल गया तो थोड़ा रहने की जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल वही तो मिलेगी साहब। तो हमारा मतलब ये था कि यहाँ थोड़ा नाले में ट्रीटमेंट करा दीजिए। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे चेकडाम बने हुए थे, वो तो बह गए ना, तभी तो खतरा पैदा हो गया यहाँ। आप लोग ये चाहते हैं कि हम इसी गांव में रहें, लेकिन इस गांव में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करे प्रशासन, ये चाहते हैं आप? जी, हम यही सालों से यही कह रहे हैं कि आप यहाँ ट्रीटमेंट करा दीजिए, थोड़े बहुत गाँव करा दीजिए, जिससे गाँव ठीक सके। क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास पुश्तैनी जमीनें हैं, अपना थोड़े बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं, थोड़ा बहुत अपना घर से भी निकल जाता है, स्कूल नजदीक है, यहाँ से रोजगार नजदीक है, ऊपर नैनीताल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मुख्यालय है वहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर है, और आप लोग चाहते हैं कि गांव पर ही हो, और आप लोगों को उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिजलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वहाँ का दुख दर्द भी रखा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पंकज बिष्ट भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लेता हूँ, उनसे जान लेता हूँ पूरी स्थिति। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। पंकज बिष्ट जी सुन रहे हैं? पंकज बिष्ट जी आप सुन रहे हैं हमें? ठीक है, पंकज बिष्ट जी तक अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। एक बार मैं फिर से उनसे संपर्क साधूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से गांव वालों की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अपने हमारे संवाददाता सुनील बोरा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, यहाँ पर SDM और सिंचाई विभाग, इन लोगों ने भी एक सर्वे किया हाल में, यहाँ पर आए, उसके बाद क्या कुछ DPR वगैरह तैयार हुई है? वहाँ पर नाले को किस तरीके से ट्रीटमेंट की कोई बात हुई है? क्या वहाँ पर संभव है कि जो कटाव हो रहा है उसको रोका जा सकता है? इसमें नाले को डाइवर्ट करने की ये लोग बात कर रहे थे कि हल्का सा डाइवर्ट करके और जो नाले का ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसके बहाव को, कटाव को रोका जाए, जिससे कि जो ये कटाव हो रहा है जी। पहले तो ये कटाव खूपी गांव में हो रहा था, उसके बाद भूमियादार खेत है, उपरालू खेत है, इन सबको लेते हैं तो तकरीबन ये अभी 250 परिवार था, तो तकरीबन 250 परिवार इसकी जद में आने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं पूरे के खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे ये स्थितियां बनती जा रही हैं कि वो जो कटाव बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे नैनीताल के लिए नासूर बना है, तो उसी प्रकार से एक नासूर का काम ये ना आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये जो अभी जो घटना है ये नासूर ना बन जाए, बहुत बड़ी हो भी सकते हैं, इतने साल तो हो भी गए हैं। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज बिष्ट, सामाजिक कार्यकर्ता है। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद। पंकज जी, किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्या दूर हो पाए? अभी तक क्या क्या हुआ? शासन प्रशासन से आपकी बातचीत, स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन? देखिए, पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से जो पानी का जो भूकटाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है जी, और जो नदी में जो पानी बह रहा है उसे डाइवर्ट करना भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप पानी डाइवर्ट करेंगे दाएं तरफ से बाएं तरफ हो जाएगा। उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, उसका रिवर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ। और जहाँ ज्यादा रिस्की है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में जो लोग रहते हैं उनको वहां से विस्थापित करना चाहिए जी जी। और इससे खतरा कम से कम 5000 जनसंख्या को खतरा है जी। और ये पहाड़ी के टॉप में जाता है, आर्मी कैंट एरिया, रडार वाला एरिया, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। अगर भविष्य में अगर तेज वर्षा या कभी आपदा आती है तो ये पूरे गांव के साथ साथ ऊपर कैला खान को भी बहुत खतरा है। बहुत खतरा है। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं और ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण हो रहे हैं, SDM हो, सिंचाई विभाग हो, विधायक हो, इसके बाद कुछ काम आगे बढ़ भी पा रहा है या निरीक्षण के बाद? देखिए, जिला प्रशासन तो अपना पूरा काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय विधायक का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी तक वहाँ स्थानीय जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की हैं वो एक बार भी नहीं आई। जिला प्रशासन से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। बीच में कुमाऊं आयुक्त ने और SDM ने, सबने यहाँ पे निरीक्षण किया है और अपनी अपनी रिपोर्टें लगाई। ठीक है पंकज जी, आपने बात रखी, बल्कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ परिवार जो कि बिल्कुल खतरे की जद में, उनका विस्थापन होना चाहिए, और इसका खतरा सिर्फ खूपी तक ही नहीं, आपने कहा कि इसका खतरा बहुत ऊपर तक है अगर इस तरीके से होता है तो। महत्वपूर्ण बात आपने बताई, बहुत शुक्रिया
आप एचएनएन के साथ जुड़े और आपने अपनी बातचीत की। अब हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। नीरज जी, लोगों में नाराजगी ये है कि आपके जो स्थानीय विधायक हैं और जहाँ का ये गांव है, आपकी पार्टी की विधायक हैं इस वक्त सरिता आ रहे वहाँ पर, और उनका ही ये गांव है, ये भी जानकारी मिली है। तो यहाँ पर फिर इसके लिए कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये उदासीनता क्यों? सर देखिए, हेलो जी बताइए। सर देखिए, हम इस जो ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट था ना, इसको ठीक करने का, नाले को जी, ये कम से कम हमारी फाइल सर कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं। 20 साल तो मैक्सिमम हो गए हैं। जी जी, 20 साल से ही फाइल चल रही है जी। 2010 या 12 के बीच में इसकी डीपीआर ही बनी थी। 2 चीजों की डीपीआर बनी थी जी। एक डीपीआर बनी थी बल्दिया नाले की, और एक डीपीआर बनी थी खूपी की जी। इसमें से एक तो पास किया गया बल्दिया नाला वाला जी, और इसलिए जो खुपी वाला है इसको छोड़ दिया गया। 6 से 7 करोड़ का ये बजट था जी। इसको रोक दिया गया उस वक्त के तत्कालीन डीएम द्वारा, जो भी उस वक्त डीएम थे। जी जी जी। तो अब आज पॉसिबल हो जाएगा, ये तो हमको उम्मीद है नहीं कि आज भी पॉसिबल हो पाएगा कि ये काम आगे को बढ़ेगा। विस्थापन का सोल्यूशन नहीं है सर, ट्रीटमेंट सबसे पहले सोल्यूशन है। ट्रीटमेंट अगर नहीं होगा, अगर खुपी जाता है आपदा में, तो ऊपर से कैंट एरिया, कैलाखान, आरबी कैंट एरिया, वो सब जाएगा। ये जड़ है खुपी। इसे रोकना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपने कहा कि स्थानीय विधायक भी यहाँ पर जाती हैं, सत्ता भी इस वक्त भाजपा के पास में है, तो फिर ये चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? मतलब किसी बड़े अनहोनी का इंतजार क्यों हो रहा है यहाँ पर? जोशीमठ जैसा मुद्दा गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें, हमारे सामने रहा, कितने वहाँ पर लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, कुछ घर अपना आप ही टूट गए थे। सर मैं वही तो बता रहा हूँ, उस वक्त 2010 से लेकर 2012 के बीच में जो डीपीआर बनी थी उसमें डीएम साहब ने रोक लगाई थी हमारे प्रोजेक्ट पे। ठीक है, उस वक्त जो विधायक थी सरिता आर्या जी, वो कांग्रेस पे थी, हमारी जो भी विधायक हैं, तो उन्होंने अपने कोटे से देकर रोकथाम के लिए कुछ पैसा दिया, वो लगाया गया, तो उससे काफी सारी रोकथाम हुई। बट जो भी ये 2-3 साल पहले जो ये 2-3 दिन की जो बारिश थी, उसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, उसी की वजह से ये कवर टूटी है, इसकी जो जड़ है वो टूटी है। अगर ये काम अगर उसी डीपीआर में हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा नीरज जी, ये भी बताइएगा, इस वक्त जब विधायक वहां पर आए तो उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा है? किस तरीके से इस गाँव के लोगों को बचाया जा सकता है? उन्होंने क्या अपनी बात सामने रखी? सर देखिए, उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त उससे पहले जब ये मामला आया था तो डीएम यामकी जी थे शायद उस वक्त, तो वो आए, सरकार जी भी आई, गांव का निरीक्षण किया, गधेरे को भी देखा, और उन्होंने तुरंत आदेश दिए सिंचाई विभाग को कि इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराया जाए। उसके बाद फिर मामला ऐसे अटका, डीएम चेंज हुए, नए डीएम आए, मामला अटकता गया, सोल्यूशन नहीं हुआ, उदासीनता हुई, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बहुत शुक्रिया नीरज कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, आपने भी अपनी बात रखी। हमारे साथ प्रमोद कुमार जुड़ गए हैं, उप जिलाधिकारी हैं नैनीताल। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। नमस्कार जी। प्रमोद कुमार जी, जो खूपी गांव है उसकी तस्वीर आज हम बता रहे हैं, लोग डर के साए में हैं, आप लोगों ने निरीक्षण भी किया है, वहां पर गए हैं, पूरी स्थिति क्या है और अभी तक काम यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, खूपी गांव में अभी नीचे पे एक मकान था जो काफी दरारें काफी बड़ी आ रही थी। उस मकान में जो व्यक्ति निवासक थे उनको वहाँ से हमने शिफ्ट करवा भी दिया है, वो चले भी गए थे वहाँ से, अपने काम चले गए थे। एक्चुअली खूपी गांव में पहले से काफी 2011 से पूर्व से हल्का हल्का ऊपर से बचाव हो रहा था जी, तो उसके लिए काफी समय से उसके पहले ही सर्वे हुआ है। अभी हमारे हाल ही में जो 3 महीने पहले दोबारा एक बार पूरा सर्वे कराया गया है। हमने 2 तरह की रणनीति बनाई है इसमें, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो मैं तात्कालिक तौर पर मैंने सिंचाई विभाग को बताया कि तात्कालिक तौर पर नीचे जो भी काम कर सकते हैं हम लोग, ताकि इसका भूदसाव काफी कम से कम हो। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें जिले जो राय है वो भी काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए काम करेगी, और उसी के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम हो रहा है क्या? क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया लोगों को इसकी चीज का इंतजार करते हुए, उस पर कुछ बता पाएंगे अभी? देखिए, उसमें अभी सिंचाई विभाग को उन्होंने बोला है, सिंचाई विभाग तत्काल तौर पर अपना एस्टिमेट तैयार कर रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले हमने वहाँ भ्रमण किया है, और अभी उसके बाद उन्होंने अपना एस्टिमेट बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा। और जैसे ही वो देवी आते हमारे पास प्रस्तुत करेंगे तो डीएम साहब उसको डीएम साहब के पास भेजा जाएगा, और डीएम मैम से इसको हम रिक्वेस्ट करा करके, मैम का भी इसमें काफी अच्छा कंसर्न है, उनका भी कहना था कि जो भी वहाँ व्यवस्थाएं हो सकती हैं तत्कालिक तौर से और लॉन्ग टर्म से, उसके हिसाब से योजना बनाया जाए, और उसी के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि एक तो शॉर्ट टर्म जो कि अभी तत्कालीन राहत लोगों को चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पर भी काम कर रहे हैं। अब वो काम कब तक होगा तो देखना होगा। सुनील बोरा, अब आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से एसडीएम भी अभी बता रहे थे कि अभी तो शॉर्ट टर्म ठीक है कि जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं वो तो करनी ही है, लेकिन आपको लगता है कि जो आगे की पूरी योजना इस पूरे गाँव को बचाने की कोशिश यहाँ पर अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी? जी, कहीं ना कहीं इनको अगर पूरे एरिया को बचाना है, अगर बात करें बलिया नाला से लेके कैलाखान तक की, तो ये अति संवेदनशील इलाके में ये तब्दील होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये नासूर बनने की स्थिति में है। अगर इसका ट्रीटमेंट वक्त रहते नहीं किया गया, जैसे बलिया नाला अभी नासूर बना हुआ है, और जो कुछ करोड़ों रुपए के काम से उसको सिस्टमैटिक ढंग से उसको किया जा सकता था, और वैसे ही ये फिर करोड़ों अरबों रुपए का काम हो जाएगा। इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और काफी बड़ा एक क्षेत्र कहीं ना कहीं एक खतरे की जद में आ जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में नैनीताल एक इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। महत्वपूर्ण बात का आपने कही है कि अगर यहाँ पर दिक्कतें आती है तो जो पर्यटक यहाँ आते हैं वहाँ तक इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। आपने एक बात पहले ये भी कही थी कि कुछ अन्य गांव भी हैं, सिर्फ खूपी ही नहीं है इसके आसपास, तो वहाँ की क्या स्थिति बन रही है और इस पूरे क्षेत्र में जो हो रहा है वो इसके लिए यहाँ पर तो नाला एक माना जा रहा है कि जो भू कटाव हो रहा है क्योंकि तलहटी पर खूपी है, ये वजह क्या बन रही है यहाँ पर? क्या कुछ और भी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं? इसकी जो मुख्य वजह है, जो वहाँ पे से जो नाला बह रहा है, जो पाइंस का नाला है, उसका जो बरसातों के टाइम में जब वो उसका फोर्स बढ़ता है, कहीं ना कहीं भू कटाव होता है। अगर उसे सिस्टमैटिक वहाँ पे उसको उसमें दीवारें दे दी जाए, चेक डैम से उसके जो बनने हैं वो प्रॉपरली बन जाए, और जहाँ जहाँ पे और भी जगह पे भूस्खलन जैसी स्थिति बनी है वहाँ पे ट्रीटमेंट करते, चाहे जिस तरीके से अभी बलिया नाला में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरिया जमीन में डाल के उसको जमीन को रोकने का एक ये लोग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी देखा जाए, जिस तरीके से बलिया नाले में कार्य हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी कार्य करना की बड़ी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सुनील, आपने तस्वीरें भी भेजी, आपने वहाँ से पूरी यथास्थिति बताई, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसी तस्वीरें प्रदेश से सामने आती हैं जो कि हैरान करती हैं, और ये सीधे तौर पर क्योंकि इसका परमानेंट किस तरीके से पूरी दीर्घकालिक योजना के तौर पर इसको ठीक किया जाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को से यहाँ पर बचा जा सके। यहाँ पर खतरा आसपास भी है, तो हमारी कोशिश रहती है कब बदले की तस्वीर के माध्यम से ऐसी तस्वीरों को दिखाने की जिसमें जिम्मेदार लोग जाग सकें और इस पर आगे अच्छे तरीके से काम कर सकें।